Hello students. Uh, in the earlier video we talked about restriction fragment length polymorphism. हमने इसका basic introduction देखा पिछले वीडियो में and today we are going to discuss about RFLP analysis. Let's see. RFLP analysis क्या होता है? RFLP analysis is a technique which is used to distinguish among DNA samples of different individuals by detecting variation in the length of the restriction fragments generated by treating those samples with the same restriction enzyme. यानी RFLP एनालिसिस क्या है? इट इज ए टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट पर्सन्स के डीएनए सैंपल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं, एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। और डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, उन डीएनए सैंपल्स को किसी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। और ब्रेक करके जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनकी जो लेंथ होती है उसमें जो वेरिएशन होता है उसे हम डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर RFLP एनालिसिस का एम है डीएनए सैंपल्स को क्या करना, एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करना। और डीएनए सैंपल्स किनके हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के हैं। और डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करते हैं, उन सैंपल्स को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ब्रेक करते हैं। ब्रेक करके जो फ्रेगमेंट बनते हैं उनकी जो लेंथ होती है, जो कि वेरिएबल होती है, उस वेरिएबल लेंथ को डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है। प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व। अब इस टेक्निक में कौन कौन से प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं। व्हेन जीनोमिक डीएनए ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिपीटेडली आइसोलेटेड एंड ट्रीटेड विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इट प्रोड्यूसेस एवरी टाइम द सेम और आइडेंटिकल रिप्रोड्यूसिबल सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। इस चीज को हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक ही इंडिविजुअल के जीनोमिक डीएनए को बार बार आइसोलेट किया जाता है और उसे ट्रीट किया जाता है किसी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, यानी हर टाइम हमने एक ही इंडिविजुअल का इस्तेमाल किया, बार बार उसके जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट किया और हर बार उसके जीनोमिक डीएनए को हमने ट्रीट किया किसी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो क्या होता है, तो हर समय जो बनने वाले रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। यानी एक ही तरह के फ्रेगमेंट्स बार बार प्रोड्यूस होते हैं, यानी रिप्रोड्यूसिबल सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट वहां पर हमें मिलता है। तो इस चीज को हम पहले समझ चुके हैं पहले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में। आइए एक बार दोबारा से एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल ए है, उसका हमने जीनोमिक डीएनए आइसोलेट किया है और उस जीनोमिक डीएनए का सीक्वेंस कुछ इस प्रकार का है कि उसमें किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसका नाम E1 है, उसकी दो रिकॉग्निशन साइट्स हैं, एक इस जगह पर है और दूसरी इस जगह पर है। जब हम इस जीनोमिक डीएनए सैंपल को इस E1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस 3 रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। देखिए एक कट यहां पर लगेगा और दूसरा कट यहां पर लगेगा। जब एक जीनोमिक डीएनए था उसको दो जगह से तोड़ा गया E1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, तो कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे, 1, 2 एंड 3। एक फ्रेगमेंट ये, दूसरा फ्रेगमेंट ये और तीसरा फ्रेगमेंट ये। और ये फ्रेगमेंट्स क्या कहलाएंगे, आपके रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। अब मान लीजिए इसी इंडिविजुअल ए से अगेन हम जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट करते हैं, तो आपको पता है कि किसी भी पर्सन का जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस नहीं बदलता है कभी, वो उस पर्सन के लिए यूनिक होता है। तो जब हमने पहले ए से जीनोमिक डीएनए आइसोलेट किया, दोबारा जब जीनोमिक डीएनए आइसोलेट करेंगे तो ये जो डीएनए है और ये जो डीएनए है वो एग्जैक्टली सेम होगा, इसका सीक्वेंस एग्जैक्टली क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। तो जो रिकॉग्निशन साइट्स इस E1 एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट्स यहाँ पर इन लोकेशंस पर मौजूद थी, वही साइट्स एग्जैक्टली यहाँ पर भी मौजूद होंगी। और जब इस सैंपल को हम अगेन E1 एंजाइम से ट्रीट करेंगे तो बनने वाले रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स ठीक वैसे ही होंगे जैसे पहले बने थे। आप देखिए अब भी 3 फ्रेगमेंट बने और अगर आप इनकी लेंथ
को इमेजिन करेंगे या कंपेयर करेंगे, विजुअली कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, तो इनकी लेंथ भी सेम आएगी। तो इंडिविजुअल सेम था, जीनोमिक डीएनए सेम था। जीनोमिक डीएनए सेम होने से वही रिकॉग्निशन साइट्स उसी लोकेशंस पर प्रेजेंट थी, उन्हीं लोकेशंस पर वहीं पर कट प्रोड्यूस हुए, उतने ही फ्रेगमेंट बने और उसी लेंथ के क्या बने, फ्रेगमेंट बने। अब मान लीजिए अगेन उसी इंडिविजुअल से आप जीनोमिक डीएनए आइसोलेट करते हैं और उसी प्रोसीजर को रिपीट करते हैं, E1 एंजाइम से ट्रीट करते हैं, अगेन आपको वो ही उसी तरह के रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। यानी कितनी भी बार इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से हम जीनोमिक डीएनए आइसोलेट करें और हर समय उसी एंजाइम का इस्तेमाल करें, E1 एंजाइम का इस्तेमाल करें, तो हमें क्या मिलेगा, ईच टाइम वी विल गेट द सेम सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। तो यहां पर हमें सीखने को मिला कि सेम इंडिविजुअल के जीनोमिक डीएनए को अगर बार बार आइसोलेट करें और उसे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करें तो हमेशा हमें आइडेंटिकल सेट ऑफ क्या मिलता है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। दूसरा क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व है इसमें, व्हेन जीनोमिक डीएनए सैंपल्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब अगर हम 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट इंडिविजुअल्स के जीनोमिक डीएनए सैंपल्स को आइसोलेट करें और उन्हें ट्रीट करें किसी एक ही प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो क्या होगा, restriction fragments of different lengths और sizes are produced। तो उस सूरत में क्या होगा, restriction fragment बनेंगे लेकिन उनकी लेंथ क्या होगी, वेरिएबल होगी, एक दूसरे से डिफरेंट होगी। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, RFLP, restriction fragment length polymorphism। तो आइए इस चीज को समझते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास 3 इंडिविजुअल्स हैं, A, B एंड C। तीनों इंडिविजुअल से हमने जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट किया, तो आप जानते हैं कि हर पर्सन का जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस उस पर्सन के लिए यूनिक होता है और कोई भी 2 व्यक्ति ऐसे नहीं होते हैं जिनका जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस एग्जैक्टली 100% क्या हो, आइडेंटिकल हो। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इन तीनों व्यक्तियों का, क्योंकि ये व्यक्ति एक दूसरे से अलग हैं, तो इनका डीएनए भी थोड़ा बहुत या थोड़ा ज्यादा एक दूसरे से अलग होगा। तो अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम E1 है, मान लीजिए कि A के जीनोमिक डीएनए में उस एंजाइम की 2 साइट्स हैं, एक इस लोकेशन पे है और दूसरी इस लोकेशन पे है, तो इसी एंजाइम की जो रिकॉग्निशन साइट्स हैं B के जीनोमिक डीएनए में थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। मान लीजिए कि B के जीनोमिक डीएनए में एक साइट तो वही है पहले जैसी A के डीएनए में है ये वाली साइट, लेकिन एक साइट थोड़ी डिफरेंट जगह पर प्रेजेंट है, यानी इस साइट की लोकेशन थोड़ी डिफरेंट है। तो B के डीएनए में भी 2 साइट्स हैं, जिसमें एक साइट तो पहले की तरह ही है ये वाली, लेकिन एक साइट नई प्रोड्यूस हुई है। C के डीएनए में देखें तो इसका डीएनए थोड़ा सा अलग है और ज्यादा, और इसमें केवल एक ही साइट है और वो ये है पहले की तरह, ठीक है। तो तीनों का जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस एक दूसरे से अलग है, इसलिए तीनों में जो रिकॉग्निशन साइट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका जो लोकेशन है, उनका जो पैटर्न है, वो एक दूसरे से मोर और लेस डिफरेंट है, ठीक है। तो अब अगर तीनों सैंपल्स को हम 3 सेपरेट ट्यूब्स के अंदर इस E1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करें तो क्या होगा, अगर इस फर्स्ट सैंपल को देखें, इंडिविजुअल A के सैंपल को देखें, तो यहाँ पर हमारे पास 3 रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स बनेंगे। अगर सैंपल B को हम देखें, जब इसका डाइजेशन होगा एंजाइम E1 से, तो इसमें भी 3 फ्रेगमेंट्स बनेंगे, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स बनेंगे। लेकिन अगर सैंपल C को हम देखें तो यहाँ पर बनने वाले फ्रेगमेंट की संख्या 2 होगी, और अगर इन तीनों को हम कंपेयर करें तो हमें पता चलता है, हमें दिखता है, हमें विजुअलाइज होता है कि इन फ्रेगमेंट्स की लेंथ क्या है, वेरिएबल है। और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो जब हमने 3 डिफरेंट इंडिविजुअल्स के जीनोमिक डीएनए सैंपल्स को सेम एंजाइम से ट्रीट किया
तो हमें कौन सा फिनोमेना दिखाई दिया? रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। तो अगर आप यहाँ पर देखें, इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी पे कंसंट्रेट करें, तो ये पर्टिकुलर फ्रेगमेंट दोनों के अंदर प्रेजेंट है, सेम है। लेकिन अगर आप इन दो फ्रेगमेंट्स की तरफ अब नज़र दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लेंथ में वेरिएशन है। इसी तरह से आप अगर इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल सी को देखें तो यहाँ पर भी ये पर्टिकुलर फ्रेगमेंट आपको एक सा नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको फिर दो फ्रेगमेंट नजर आएंगे ऐसे, और यहाँ पर आपको एक सिंगल फ्रेगमेंट नजर आएगा, यानी यहाँ पर भी लेंथ में वेरिएशन है। और इसी तरह से अगर आप इंडिविजुअल बी एंड इंडिविजुअल सी पर नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर भी आपको एक फ्रेगमेंट कॉमन मिलेगा, और जो बाकी दो फ्रेगमेंट्स हैं वहाँ पर ये जो प्रेजेंट हैं, और यहाँ पर ओनली सिंगल फ्रेगमेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी आपको लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म दिखाई देगी। तो इस तरह से तीनों जो इंडिविजुअल्स हैं, इनके अंदर जो फ्रेगमेंट्स बने हैं किसी सेम एंजाइम के ट्रीट करने की वजह से, उनकी लेंथ क्या है, मोर और लेस एक दूसरे से वेरिएबल है, और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम? RFLP। ठीक है, तो ये दो प्रिंसिपल्स हो गए हमारे पास। और हम आगे चलते हैं कि RFLP एनालिसिस के टिपिकल स्टेप्स क्या हैं, यानी जिस टेक्निक को हम पढ़ने वाले हैं आज, RFLP एनालिसिस जो है उसके स्टेप्स क्या होंगे। तो प्रिंसिपल्स हमने अभी पढ़ लिए हैं, अब स्टेप्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एक्सट्रैक्शन ऑफ जीनोमिक DNA। तो यानी मान लीजिए आपके पास दो इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी। आप इन दोनों पर्सन्स के जीनोमिक DNA सैंपल्स के RFLP को एनालाइज करना चाहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपको इन पर्सन्स की बॉडी से कोई बायोलॉजिकल सैंपल विड्रॉ करना पड़ेगा। बायोलॉजिकल सैंपल क्या हो सकता है? जिसमें ब्लड हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, सीमन सैंपल हो सकता है, या और कोई भी सैंपल हो सकता है जिसमें उस पर्सन की सेल्स आ जाएं। ठीक है, तो यू विल एक्सट्रैक्ट, यू विल विड्रॉ ए सुटेबल बायोलॉजिकल सैंपल फ्रॉम द कंसर्न इंडिविजुअल। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप? इस पर्टिकुलर सैंपल में आप जानते हैं कि सेल्स होंगी, और उन सेल से आप क्या करेंगे? DNA को एक्सट्रैक्ट करेंगे। और ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो DNA आइसोलेट करना है वो कौन सा DNA आइसोलेट करना है? जीनोमिक DNA, यानी उस सेल में मिलने वाले कंप्लीट टोटल DNA को आपको क्या करना है? आइसोलेट करना है। सो वंस यू डू दैट, यू विल गेट द जीनोमिक DNA ऑफ इंडिविजुअल A एंड इंडिविजुअल B। तो आपके पास दो सैंपल्स आ जाएंगे, एक जीनोमिक DNA जो कि इंडिविजुअल A का है, और दूसरा जीनोमिक DNA जो कि इंडिविजुअल B का है। सो दिस is the first step of the technique in which you have extracted the genomic DNA of the concerned individual. Next step is the DNA fragmentation, यानी अब फर्स्ट स्टेप के बाद आपके पास जो जीनोमिक DNA सैंपल आया है, दो सैंपल्स आपके पास आ गए हैं, एक इंडिविजुअल A का है और दूसरा इंडिविजुअल B का है। अब दोनों सैंपल्स को आप अलग अलग क्या करोगे? उनका फ्रेगमेंटेशन करोगे, यानी इन सैंपल्स को आप किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करोगे। और ध्यान रखना है कि जितने भी आपके पास सैंपल्स हैं, अभी यहाँ पर हम दो सैंपल्स देख रहे हैं, हो सकता है हम 3 इंडिविजुअल से डील कर रहे हैं, 4 इंडिविजुअल्स का एनालिसिस कर रहे हैं। तो जितने भी सैंपल्स आपके पास हैं, उन सभी सैंपल्स को आपको किसी एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करना है? ब्रेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने दोनों सैंपल्स को किसी E1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या किया? ब्रेक किया। ठीक है, सेम एंजाइम का यूज करना है सारे सैंपल्स को डाइजेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम E1 का यूज कर रहे हैं। तो होगा क्या? E1 इन दोनों जीनोमिक DNA सैंपल्स को जगह जगह से ब्रेक करेगा। जितनी रेस्ट्रिक्शन साइट्स E1 की होंगी किसी भी पर्सन के जीनोमिक DNA में, वो उस हिसाब से उस DNA को क्या करेगा? क्लीव करेगा डिफरेंट पार्ट्स में। सो वंस द E1 cleaves the genomic DNA samples of individual A and individual B, what you will get? You will get two mixtures of the restriction fragments. तो आपके पास दो मिक्सचर्स तैयार हो जाएंगे। एक ये जो मिक्सचर है, ये जीनोमिक DNA
के डाइजेशन से बना है, और ये जीनोमिक डीएनए किसका है, इंडिविजुअल ए का। और ये दूसरा जो मिक्सचर है दैट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द restriction digestion of the genomic DNA of individual B. So once the step 2 has been completed, what you get? You get 2 samples of the restriction fragments. You will get 2 mixtures. ठीक है, तो पहले जीनोमिक डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया था, अब हमने इसका क्या कर दिया, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन खत्म होने के बाद हमारे पास क्या आ गया, मिक्सचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें सेपरेशन करना है किसका, डीएनए फ्रेगमेंट्स का। कौन सी टेक्निक से, एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, शॉर्ट में कहते हैं इसे एज, एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो मिक्सचर हमारे पास है डीएनए फ्रेगमेंट्स का, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स का, हमें उन फ्रेगमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करके देखना है, विजुअलाइज करना है। और सेपरेट और विजुअलाइज करने के लिए, यानी फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे और उन्हें विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे, उसके लिए हम कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कुछ हमें बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस टेक्निक की, जिसका नाम क्या है, एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आइए देखते हैं ये क्या है। एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इट इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ वेरिएबल लेंथ present in a heterogeneous DNA sample by allowing those fragments to move with differential speed through a porous agarose gel matrix under the influence of electric field. तो ये टेक्निक क्या है, जिसमें हम, मान लीजिए आपके पास कोई डीएनए सैंपल है जो कि हेटेरोजीनस है, यानी जिसमें एक से ज्यादा तरह के डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, और उन फ्रेगमेंट्स की लेंथ एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है, वेरिएबल है। यानी आपके पास एक डीएनए सैंपल है जिसमें एक से ज्यादा तरह के डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, और उन फ्रेगमेंट्स में डिफरेंस क्या है, उनमें लेंथ का डिफरेंस है, उनका साइज एक दूसरे से डिफरेंट है। और आप उन डिफरेंट लेंथ वाले डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करके उन्हें देखना चाहते हो, तो आप कौन सी टेक्निक का यूज करते हो, आप कौन सी टेक्निक का यूज कर सकते हो, एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इस टेक्निक में क्या किया जाता है, इस टेक्निक में फ्रेगमेंट्स को मूव करवाया जाता है, मोबिलाइज करवाया जाता है। और किसके थ्रू मोबिलाइज करवाया जाता है, ए पोरस एगेरोस जेल मैट्रिक्स। एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है एगेरोस, और उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो पोरस होती है, उसके अंदर पोर्स होते हैं, और उन पोर्स के थ्रू, उन पोर्स में से होकर के डीएनए के फ्रेगमेंट क्या करते हैं, मूव करते हैं। और मूव करते समय उनकी स्पीड एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। यानी क्या होगा, आपका सैंपल होगा, उसमें बहुत सारे फ्रेगमेंट्स होंगे जिनकी लेंथ एक दूसरे से अलग होगी। वो सारे के सारे फ्रेगमेंट्स एगेरोस जेल के पोर्स के थ्रू डिफरेंशियल स्पीड से मूव करेंगे, और मूव करवाने के लिए उनके पीछे हम फोर्स क्या इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि आप जानते हैं कि डीएनए हैज नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम डीएनए पर इंपोज करें तो इट विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल। सो इस तरह की मूवमेंट अगर डीएनए फ्रेगमेंट्स की करवाई जाए एक एगेरोस जेल के अंदर से होकर के, तो डीएनए फ्रेगमेंट्स एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं। और उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और वो फ्रेगमेंट्स एक दूसरे से अलग इसलिए हो सकते हैं क्योंकि वो डिफरेंशियल स्पीड से मूव कर रहे हैं। जो छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे वो तेजी से मूव करेंगे, और जो बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे ऑब्वियसली उनकी स्पीड छोटे फ्रेगमेंट की तुलना में थोड़ी धीमी होगी। और इसलिए डिफरेंशियल स्पीड की वजह से वो फ्रेगमेंट एक दूसरे से क्या होंगे, अल्टीमेटली सेपरेट होंगे। तो दैट इज अबाउट द टेक्निक ऑफ एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो आइए अब इस टेक्निक को एक एनिमेशन के जरिए समझते हैं। सो एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, वी जस्ट हैव ए रेक्टेंगुलर यूनिट, और उस यूनिट का नाम होता है एज यूनिट। और उस एज यूनिट के अंदर हम सॉल्यूशन रखते हैं, बफर सॉल्यूशन। यानी एज यूनिट है और उसके अंदर बफर सॉल्यूशन भरा हुआ है।
इसी बफर के अंदर डूबे होते हैं दो इलेक्ट्रोड्स, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड और दूसरा पॉजिटिव, दैट इज कैथोड एंड एनोड। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के डूबे होने की वजह से ये बफर में डूबे हुए हैं, बफर जो कि इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव है। तो जब भी इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम पावर सप्लाई से जोड़ेंगे तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, क्योंकि बफर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स इस बफर के जरिए एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं। अब हम इस यूनिट के अंदर, तो अभी हमने इलेक्ट्रोड्स को ओपन रखा है, कनेक्ट नहीं किया है, जस्ट हमारे पास यूनिट है, उसमें हमने बफर भरा है और उस बफर के अंदर ऑलरेडी क्या डूबे हुए हैं आपके इलेक्ट्रोड्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस बफर के अंदर एक प्रीसेट रेक्टेंगुलर जेल स्लैब रखेंगे। ये जेल इस बफर के अंदर रखेंगे, बफर में डूबा हुआ होगा, और ये जेल जो बना हुआ होगा वो एक कंपाउंड का बना होगा जिसका नाम होगा एगेरोस। और एगेरोस बेसिकली एक पॉलीसेकेराइड है, एक कंपाउंड है जो कि जेलिडियम नाम की एल्गी से मिलता है, एक रेड एल्गी है ये। और इस एगेरोस के ज़रिए हमने एक जेल सेट किया है, रेक्टेंगुलर एक जेल की स्लैब हमने सेट की है, जिसकी थिकनेस आधे सेंटीमीटर से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इस जेल के अंदर हमने कुछ स्लॉट्स डेवलप किए हैं, कुछ वेल्स हैं यहाँ पे। और ये वेल्स क्या हैं? दीज आर जस्ट द प्लेसेस वेयर वी कैन पुट द डीएनए सैंपल विच इज़ टू बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये स्लॉट्स, ये वेल्स हमने जेल के अंदर बनाए हैं। जेल सेट करते समय हमने इस तरह से जेल को सेट किया है कि वहाँ पर कुछ स्लॉट्स बने हैं, कुछ वेल्स बने हैं जहाँ हम अपने डीएनए सैंपल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दीज आर बेसिकली द स्लॉट्स विद डीएनए सैंपल्स। तो जैसे ही हम जेल रखेंगे बफर के अंदर, इमर्स करके रखेंगे इस यूनिट में, हम उन स्लॉट्स के अंदर हमारा क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, डीएनए सैंपल, जिसका हमें सेपरेशन करना है। तो जितने सैंपल्स आपके पास हैं उतने वेल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास 4 सैंपल्स हैं डीएनए के डिफरेंट डिफरेंट, तो चारों सैंपल्स को आप अलग अलग वेल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप डीएनए सैंपल्स को लोड करेंगे, जितने वेल्स आपको चाहिए उन सारे वेल्स में आप डीएनए सैंपल्स को लोड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम दोनों इलेक्ट्रोड्स को पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। अब जैसे ही इलेक्ट्रोड्स को पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन वेल्स के अंदर जो डीएनए है, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी एनोड की तरफ, लाइक दिस। जो डीएनए है ये वेल से बाहर निकलेगा, अपने अपने वेल से डीएनए फ्रेगमेंट्स बाहर निकलेंगे और वो इन जेल के पोर्स के थ्रू कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेंगे, एनोड की तरफ। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ डीएनए। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, जो छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे उनकी स्पीड तेज होगी, यानी वो एनोड की तरफ जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करेंगे या पोर्स के अंदर से जल्दी से निकल जाएंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, एनोड की तरफ पहुँचेंगे। और जो बड़े फ्रेगमेंट होंगे, लॉन्गर फ्रेगमेंट्स होंगे, उन्हें पोर्स के बीच में से होकर निकलने में दिक्कत होगी और इसीलिए उनकी जो मूवमेंट की स्पीड है वो स्लो होगी और वो पीछे रह जाएंगे, यानी कैथोड की तरफ रहेंगे। सो जितना छोटा फ्रेगमेंट है इट विल मूव रेडिली टुवर्ड्स द एनोड, और जितना बड़ा फ्रेगमेंट होगा इट विल बी लैगिंग बिहाइंड टुवर्ड्स कैथोड। जब फ्रेगमेंट्स मूव करेंगे तो इन फ्रेगमेंट्स को देखने के लिए, वंस द इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ओवर, इफ यू वांट टू विजुअलाइज द फ्रेगमेंट्स, what you have to do, you have to take out the gel and you have to stain that gel.
तो हमने जेल बाहर निकाल लिया और उसे स्टेन किया। जैसे ही हम स्टेन करेंगे यू विल सी certain blue portions within the gel and these portions are known as the bands। तो बैंड क्या है? Band is a region where the DNA fragments of a certain length have been accumulated। तो बैंड वो जगह है जहाँ पर कुछ डीएनए फ्रेगमेंट्स इकट्ठे हो गए हैं और उन सभी फ्रेगमेंट्स की लेंथ एक दूसरे के समान है। तो अगर इस पर्टिकुलर वेल को देखें जिसके अंदर कोई डीएनए सैंपल था जिसे हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेट करने की कोशिश की, तो इस पर्टिकुलर लेन के अंदर हमें 3 बैंड मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि दैट डीएनए सैंपल इज कंटेनिंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंट्स? 3 टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ वेरिएबल लेंथ। यहाँ पे 3 तरह की लंबाई वाले क्या मौजूद थे उस सैंपल में? डीएनए फ्रेगमेंट्स मौजूद थे। इसलिए कितने बैंड बने? 3 बने। इन तीनों बैंड्स में भी आप देखिए जो फ्रेगमेंट सबसे छोटे हैं उनकी वजह से ये बैंड बना है जो कि एनोड के सबसे नज़दीक है, और जो फ्रेगमेंट सबसे बड़े हैं उनकी वजह से ये बैंड बना है जो कि कैथोड के सबसे नज़दीक है। अगर इस पर्टिकुलर सैंपल को देखो तो यहाँ पर 5 बैंड बने हैं। इसका मतलब इस सैंपल में कितने तरह के रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स हैं? 5 तरह के, 5 तरह के हैं। और जो सबसे छोटे फ्रेगमेंट हैं वो इस बैंड के अंदर हैं और जो सबसे बड़े फ्रेगमेंट हैं वो इस बैंड के अंदर हैं। तो किसी भी बैंड की लोकेशन हमें उस बैंड के अंदर मिलने वाले फ्रेगमेंट की लेंथ के बारे में आइडिया देती है। अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए इस पूरे जेल के अंदर ऐसा कौन सा बैंड है जिसके अंदर मिलने वाले फ्रेगमेंट्स का साइज सबसे छोटा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ये बैंड देखिए, ये एनोड के सबसे नज़दीक है और कोई भी बैंड ऐसा नहीं है पूरे जेल में जो कि एनोड के इतना नज़दीक हो। तो इसके अंदर मिलने वाले जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो सबसे छोटे हैं, स्मॉलेस्ट। और ऐसा कौन सा बैंड है जिसके अंदर मिलने वाले फ्रेगमेंट सबसे बड़े हैं? अगर आप देखें तो ये बैंड, इसके अंदर मिलने वाले जो फ्रेगमेंट्स की लेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये बैंड कैथोड के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो यहाँ पर सबसे लंबे फ्रेगमेंट मौजूद है और यहाँ पर सबसे छोटे फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं। तो अकॉर्डिंगली आप बैंड्स की लोकेशंस को एक दूसरे से कंपेयर करें तो आप उन बैंड्स के अंदर मिलने वाले रेस्पेक्टिव फ्रेगमेंट्स की लेंथ के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। So basic thing is, longer the fragment, it will be more closer towards the cathode, and shorter the fragment, it will be more closer towards the anode. That is the basic principle of separation of fragments on the basis of their length in this particular technique named as agarose gel electrophoresis। तो आप फ्रेगमेंट्स को लेंथ के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं और उन्हें बैंड्स की फॉर्म में विजुलाइज कर सकते हैं। सो दैट इज अबाउट द टेक्निक ऑफ एज। ओके, आगे चलते हैं। तो अब जो हमारा थर्ड स्टेप है बेसिकली वो है एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और उस स्टेप से हमें क्या मिलेगा? RFLP पैटर्न। तो सेकंड स्टेप में हम देख रहे थे कि हमारे पास 2 सैंपल्स आ चुके थे, एक इंडिविजुअल ए का सैंपल जिसमें रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स थे और एक इंडिविजुअल बी का सैंपल जिसमें भी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स थे। तो अब इन दोनों सैंपल्स को हमें रन करना है एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ताकि ये जो फ्रेगमेंट्स हैं वो लेंथ वाइज एक दूसरे से क्या हो जाएं? सेपरेट हो जाएं और हमें जेल पर विजुअलाइज हो जाएं। तो क्या होगा? हम एक जेल सेट करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे वहाँ पे, एगरोस जेल होगा। उस जेल में हम 2 स्लॉट्स का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 सैंपल्स हैं। तो एक सैंपल हम एक स्लॉट में इंट्रोड्यूस करेंगे और इन द सेम वे सेकंड सैंपल हम डिफरेंट वेल में या दूसरे वेल में पुट करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 वेल्स हो गए हैं। एक वेल में इंडिविजुअल ए का
रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स का सैंपल है और दूसरे वेल में इंडिविजुअल बी के रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स का सैंपल है। हमने लोड कर दिया है सैंपल। अब दोनों इलेक्ट्रोड्स को जब जोड़ेंगे हम पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, एगेरोस जेल रन करेगा और जो आपके जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो एनोड की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। बैंड्स को देखने के लिए, फ्रेगमेंट्स को देखने के लिए एज यूजुअल हम जेल को निकालेंगे और उसे क्या करेंगे, स्टेन करेंगे। अब जब जेल को स्टेन करेंगे तो एज यूजुअल हमें क्या मिलेंगे, कुछ बैंड्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इंडिविजुअल ए में हमें 6 बैंड मिले हैं, जबकि इंडिविजुअल बी में हमें कितने बैंड मिले हैं, 4 बैंड्स मिले हैं। सो ये जो बैंड्स का पैटर्न है, इंडिविजुअल ए में 6 बैंड मिलने का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल ए का जो सैंपल था रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स का, उसमें 6 तरह की लंबाई वाले क्या थे, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स मौजूद थे। इसलिए कितने बैंड बने, 6 बैंड्स बने हैं। जो यहाँ पर बैंड है उसके अंदर सबसे छोटे फ्रेगमेंट हैं और जो ये बैंड है उसके अंदर सबसे लॉन्गर फ्रेगमेंट्स हैं, लॉन्गेस्ट। इंडिविजुअल बी में देखें तो यहाँ पे ओनली 4 बैंड्स बने हैं। इसका मतलब यहाँ पे 4 तरह की लंबाई वाले रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें इंडिविजुअल बी में तो ये बैंड सबसे छोटे फ्रेगमेंट्स की वजह से बना है, जबकि ये बैंड सबसे लंबे फ्रेगमेंट्स की वजह से बना है। सो अभी हमें यहाँ पर 2 पैटर्न मिले हैं, बैंड्स के पैटर्न्स मिले हैं और इन पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं, RFLP पैटर्न। तो अगर ये देखें तो दैट इज द RFLP पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल ए फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम E1। क्योंकि आपको पता है कि हमने जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल किया था वो क्या था, E1 था। तो E1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके जब इंडिविजुअल ए के डीएनए को हमने डाइजेस्ट किया तो हमें ये पर्टिकुलर RFLP पैटर्न मिला। और इस पैटर्न को क्या कहेंगे, RFLP पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल बी फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम E1। तो ये इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी का क्या है, RFLP पैटर्न है। कौन से एंजाइम के रेस्पेक्ट में है ये पैटर्न, ओनली इन द केस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम E1। अगर आप एंजाइम चेंज कर दोगे तो पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो पैटर्न है वो क्या कहलाता है, आपका RFLP पैटर्न। और RFLP पैटर्न को विजुअलाइज करने की ये पूरी की पूरी जो टेक्निक है दैट इज नोन एज द RFLP एनालिसिस। तो RFLP एनालिसिस के 3 स्टेप्स हो गए। पहले स्टेप में आपने जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट किया, दूसरे स्टेप में आपने जीनोमिक डीएनए को फ्रेगमेंट किया यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और तीसरे स्टेप में आपने एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया, फ्रेगमेंट्स को विजुअलाइज किया और कौन सा पैटर्न विजुअलाइज किया, RFLP पैटर्न। ठीक है, तो दैट वाज द टेक्निक ऑफ RFLP एनालिसिस। अब इस एनालिसिस से हमें क्या सीखने को मिला, पॉइंट्स टू नोट क्या है। पहला पॉइंट क्या है, बिकॉज ऑफ द यूनिकनेस ऑफ जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस, RFLP pattern of an individual with respect to any particular restriction enzyme is always unique to that particular individual only। तो आपको पता है कि हर इंडिविजुअल का अपना जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस क्या होता है, उस पर्सन के लिए यूनिक होता है। तो किसी भी पर्सन के जीनोमिक डीएनए को अगर आप किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करते हैं और ट्रीट करने के बाद उसके RFLP पैटर्न को विजुअलाइज करते हैं, RFLP पैटर्न को एनालाइज करते हैं, तो जो पैटर्न आपको नजर आता है वो पैटर्न उस पर्सन के लिए क्या होता है, यूनिक होता है, और वो पैटर्न किसी भी दूसरे पर्सन से मैच नहीं करता है। ठीक है, तो RFLP पैटर्न किसी पर्सन के डीएनए की, किसी पर्सन के जीनोमिक डीएनए की क्या है, आइडेंटिटी है। Consequently क्या होगा, when genomic DNA samples of 2 people are digested with the same restriction enzyme, they never yield the exactly same RFLP pattern। अब क्योंकि 2 पर्सन्स का या 2 से ज़्यादा पर्सन्स का, पीपल का जो जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, इसलिए जब उन पर्सन्स के जीनोमिक डीएनए सैंपल्स को आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ब्रेक करेंगे तो वो कभी भी
100% आइडेंटिकल RFLP पैटर्न प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि हर पर्सन का RFLP पैटर्न विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस पर्सन के लिए क्या होता है, यूनिक होता है, और वो RFLP पैटर्न किसी भी दूसरे पर्सन से मैच नहीं करता है। रीजन क्या है कि उन पर्सन्स का जीनोमिक DNA सीक्वेंस एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो RFLP पैटर्न के बेस पे आप इंडिविजुअल्स के जीनोमिक DNA में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, when genomic DNA sample of an individual is repeatedly isolated and digested each time with the same restriction enzyme, it reproduces the identical RFLP pattern. अब एक ही पर्सन के जीनोमिक डीएनए को अगर आप बार बार आइसोलेट करें और उसे डाइजेस्ट करें हर समय एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो उससे प्रोड्यूस होने वाला जो RFLP पैटर्न है वो बार बार एक जैसा ही रिप्रोड्यूस होगा। क्योंकि रीजन क्या है, उसी पर्सन से बार बार जीनोमिक डीएनए आइसोलेट कर रहे हैं आप, तो जीनोमिक डीएनए तो पर्सन का सेम है और उसी एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सेम जीनोमिक डीएनए होगा, सेम एंजाइम होगा, तो सेम ही क्या बनेगा, RFLP पैटर्न बनेगा। तो इसलिए RFLP pattern serves like a fingerprint of a person's genomic DNA. तो RFLP पैटर्न किसकी तरह काम करता है, पर्सन के जीनोमिक DNA के फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है, आइडेंटिटी की तरह काम करता है, आइडेंटिफायर की तरह काम करता है, एंड इट कैन बी यूटिलाइज्ड टू रिवील द सोर्स और आइडेंटिटी ऑफ ए DNA सैंपल। इसलिए अगर आपके पास कोई DNA सैंपल है और आप जानना चाहते हो कि वो सैंपल किस व्यक्ति का है, तो आप उस DNA सैंपल के RFLP पैटर्न को एनालाइज करके इस बात का पता लगा सकते हैं। अब इस तरह के जो पॉइंट्स निकल करके आए RFLP एनालिसिस से, उसे हमें पता चल रहा है कि ये कितनी पावरफुल टेक्निक है। अब हम देखते हैं application of RFLP analysis. RFLP analysis can be used to determine or confirm the source or identity of a DNA sample such as in paternity tests or criminal investigations. तो ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी कही थी कि RFLP analysis का जो मुख्य एप्लीकेशन है वो क्या है कि अगर आपके पास कोई अननोन DNA सैंपल है, आपको पता लगाना है कि वो DNA सैंपल किस व्यक्ति का है, या आपको कंफर्म करना है उस सैंपल की आइडेंटिटी, आपको शक है, किसी पे डाउट है, किसी पैटर्निटी टेस्ट में ऐसा है या किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में ऐसा है, तो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, डिटेक्शन करने के लिए आप कौन से एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, RFLP एनालिसिस। अब ये कैसे करते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए पुलिस इज डीलिंग विद सम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ओके, और उस इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि क्राइम सीन पे कोई ब्लड या सीमन सैंपल मिला है पुलिस को, और वो ऑब्वियसली वो सैंपल किसका हो सकता है, क्रिमिनल का हो सकता है, कल्प्रिट का हो सकता है। पुलिस को 3 लोगों पे शक है, A, B एंड C, तो इन तीनों में से कोई क्रिमिनल है, लेकिन तीनों सस्पेक्ट हैं अभी तक ये पक्का पता नहीं है कि इन तीनों में क्रिमिनल कौन है, तो रियल कल्प्रिट के बारे में जानकारी करनी है पुलिस को। तो इस तरह की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में क्या RFLP पैटर्न हेल्प कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कैसे? सो व्हाट you have some blood sample, suppose, which has been found at the crime scene, और what you have 3 individuals, 3 suspects, 3 लोगों पे शक है आपको, तो आप क्या करोगे, आप तीनों लोगों से ब्लड सैंपल आइसोलेट करोगे। ठीक है, तो आपके पास एक ब्लड सैंपल है जो कि क्राइम सीन से आया है, क्राइम सीन पे मिला है, एक सैंपल आपने इंडिविजुअल A से निकाला, इंडिविजुअल B से, और एक सैंपल निकाला इंडिविजुअल C से। आपके पास 4 सैंपल्स हो गए।
चारों सैंपल्स को आपने क्या किया, सबसे पहला स्टेप किया आरएफएलपी एनालिसिस का, क्या था वो, जीनोमिक डीएनए आइसोलेशन। यानी आपके पास कितने जीनोमिक डीएनए सैंपल हो गए, 4 डिफरेंट जीनोमिक डीएनए सैंपल्स। ठीक है, अब चारों जीनोमिक डीएनए सैंपल्स को किसी एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करते हैं हम। सपोज EcoR1 से ट्रीट करते हैं चारों सैंपल्स को, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। So once you treat the genomic DNA samples with the same restriction enzyme and EcoR1 in this case, what you get? You get 4 mixtures of restriction fragments. जितने आपके genomic DNA samples थे उतने ही mixtures बन गए आपके restriction fragments के। तो 2 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए। पहला जीनोमिक डीएनए आइसोलेशन कर लिया आपने और उस जीनोमिक डीएनए का फ्रेगमेंटेशन कर लिया यूजिंग द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब फर्दर आप क्या करेंगे, नाउ व्हाट यू हैव डन स्टेप 2, यू हैव मिक्सचर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। ये क्राइम सीन का सैंपल है, ये इंडिविजुअल ए का सैंपल, ये इंडिविजुअल बी का सैंपल और ये इंडिविजुअल सी का सैंपल है। अब इन चारों सैंपल्स को हम एज यूजुअल एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करेंगे और बैंड्स को विजुअलाइज करके आरएफएलपी पैटर्न को देखने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, हमारे पास एक जेल होगा, एगेरोस जेल होगा, उसमें स्लॉट्स होंगे, वेल्स होंगे, इन वेल्स के अंदर हम सैंपल्स को लोड करेंगे। तो ये सैंपल्स लोड कर दिए हमने, चारों सैंपल्स लोड कर दिए। ओके, तो ये सैंपल क्राइम सीन वाला हो गया, ये सैंपल इंडिविजुअल ए का, ये सैंपल इंडिविजुअल बी का और ये सैंपल इंडिविजुअल सी का। सारे सैंपल्स लोड कर दिए। अब दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम आपस में पावर सप्लाई से जब कनेक्ट करेंगे, एज यूजुअल डीएनए है चारों वेल्स के अंदर, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, वो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, इट विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लाइक दिस। तो जितने भी फ्रेगमेंट्स होंगे डीएनए सैंपल्स में वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे लेंथ के अकॉर्डिंग। जो छोटा फ्रेगमेंट होगा वो एनोड की तरफ जल्दी मूव करेगा और जो बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो पीछे रह जाएगा कैथोड की तरफ। फ्रेगमेंट्स को देखने के लिए हम इस जेल को स्टेन करेंगे। वंस यू स्टेन द जेल यू विल सी ए पैटर्न ऑफ बैंड्स एंड दोज पैटर्न्स आर नोन एज द आरएफएलपी पैटर्न। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि क्राइम सीन पर जो ब्लड सैंपल मिला उसमें जो डीएनए है उसका जो आरएफएलपी पैटर्न है वो एग्जैक्टली सस्पेक्ट सी के आरएफएलपी पैटर्न के जैसा है, बिल्कुल सेम आरएफएलपी पैटर्न है। देखिए अब बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहां पर भी 6 बैंड्स हैं और यहां पर भी 6 बैंड्स हैं और इन बैंड्स की लोकेशन देखिए, इस बैंड की लोकेशन एंड इस बैंड की लोकेशन बिल्कुल सेम, इस बैंड की लोकेशन और इस बैंड की लोकेशन सेम। इसी तरह से इस बैंड की लोकेशन देख लीजिए और इस बैंड की लोकेशन, यानी हर बैंड की लोकेशन एक दूसरे से मैच हो रही है। इसका मतलब क्या है कि क्राइम सीन पर जो ब्लड सैंपल मिला है उसके अंदर जो डीएनए है और सस्पेक्ट सी का जो डीएनए है, उन दोनों डीएनए का जो आरएफएलपी पैटर्न है वो क्या है, 100% आइडेंटिकल है। इसका मतलब जो दोनों डीएनए सैंपल्स है, यानी क्राइम सीन वाला डीएनए सैंपल और इंडिविजुअल सी का डीएनए सैंपल, वो 100% कैसे हैं, आइडेंटिकल है। और ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब सस्पेक्ट सी क्या हो, कल्प्रिट हो। तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से कि क्राइम सीन पर जो डीएनए सैंपल मिला है वो किसका है, वो इंडिविजुअल सी का है। और हो ना हो इंडिविजुअल सी क्या होगा, कल्प्रिट होगा। वही कल्प्रिट है, वही क्रिमिनल है जिसने क्राइम किया है। और आप देख रहे हैं कि इंडिविजुअल ए का जो आरएफएलपी पैटर्न है वो क्राइम सीन से एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा है।
हालांकि एक दो फ्रेगमेंट मैच होंगे, आप देखिए जैसे ये फ्रेगमेंट है ना, ये मैच हो रहा है यहाँ से, लेकिन सारे के सारे फ्रेगमेंट मैच होने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। इसमें देखिए इंडिविजुअल बी में देखिए, आप इंडिविजुअल बी के आरएफएलपी पैटर्न को कंपेयर करिए इसके साथ, क्राइम सीन के साथ, एक भी फ्रेगमेंट मैच नहीं हो रहा इंडिविजुअल बी का। ठीक है, तो इस तरह से आरएफएलपी पैटर्न को जो हमने कंपेयर किया तो हमने देखा कि इंडिविजुअल सी का जो आरएफएलपी पैटर्न है एग्जैक्टली मैच हो रहा है क्राइम सीन के डीएनए से, इसलिए हम कह सकते हैं कि सस्पेक्ट सी मस्ट बी द कल्प्रिट। तो इस तरह से आरएफएलपी पैटर्न्स के जरिए, आरएफएलपी पैटर्न्स के कंपैरिजन के जरिए हम डीएनए सैंपल्स के बीच की सिमिलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली किसी भी अननोन डीएनए सैंपल के सोर्स को, अननोन डीएनए सैंपल्स की आइडेंटिटी को हम वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, सो अदर एप्लीकेशंस क्या हैं? RFLP टेस्ट इज यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय एनालाइजिंग यूनिक पैटर्न्स इन जीनोम। और क्या है? RFLP analysis was also the basis for early methods of genetic fingerprinting useful in the identification of samples retrieved from crime scenes, in the determination of paternity, and in the characterization of genetic diversity or breeding patterns in animal populations. See, there are n number of applications of this RFLP technique. Other applications और क्या है? Analysis of RFLP variation in genomes was formerly a vital tool in genome mapping. तो earlier RFLP एनालिसिस का यूज़ जीनोम मैपिंग में भी किया जाता था। इसके अलावा क्या है? RFLP का यूज़ किया जाता था, एनालिसिस का यूज़ किया जाता था फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ जेनेटिक डिजीज़ इन एन इंडिविजुअल। तो जेनेटिक डिजीज़ के लिए भी RFLP का इस्तेमाल किया जाता था। और क्या किया जाता था? टू आइडेंटिफाई ए कैरियर ऑफ ए डिजीज कॉजिंग म्यूटेशन इन ए फैमिली। तो डिजीज कॉजिंग म्यूटेशन का कैरियर कौन है ये पता लगाने के लिए किसी फैमिली हिस्ट्री में हम RFLP एनालिसिस के जरिए पता लगा सकते हैं। और देर आर एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ RFLP एनालिसिस। So I hope you have got some idea about the RFLP analysis and its potential applications. Carefully see the video. That's all for today's lecture. Post your queries and thanks for